Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. So the lecture that we are going to discuss today will be constitute of software process activities. So let's begin. So in the previous lectures we have studied four main phases of any software process. One is the software specification. Second is design and implementation. Third is validation, and the fourth one is evolution. A structured set of activities required to develop a particular software system is known as software process activities. And there are many different software processes, but all involve these four particular phases, or in other words, the activities. In software specification, we define what the system should do. In design and implementation, we define the organization of the system, or in other words, the architecture or the design of the system, and then we proceed by implementing that particular system. In validation, we checking whether the system does what the customer wants or not. In evolution, changing the system in response to changing the customer needs, in other words, the maintenance. The four basic process activities of specification, development, validation, and evolution are organized differently in different development processes. In the waterfall model, they are organized in a sequence, whereas in incremental model, they are overlapping activities or they go in concurrency. So the very first is software specification. In software specification we do requirement elicitation and analysis. Elicitation and analysis में जो है वो हम basically हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे सिस्टम में होगा क्या क्या, इसके कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे, उनमें कौन कौन सी फीचर्स होंगे, एटसेट्रा. तो जब हम ये करते हैं तो इससे हमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे आते हैं. रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हमारे पास एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ जाती है जिसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं. वो डिफरेंट मॉड्यूल से रेलिवेंट हो सकती हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम से रेलिवेंट हो सकती हैं. जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अगर एक सिस्टम है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जी एक स्टूडेंट जो है उसको एक बुक एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए इशू की जा सके, वो उसको रिटर्न कर सके, एम्प्लॉयज जो हैं वो उनका सारा डेटा जो है वो सेव हो सके और एटसेट्रा एटसेट्रा. बुक्स जो हैं वो अपने इन एट्रीब्यूट्स की बेस पे जो है वो उनका कंप्लीट स्टॉक मेंटेन हो सके एटसेट्रा. तो ये जितना भी है ये सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस है. ये आई कहाँ से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन? ये आई हमारे पास जब हमने रिक्वायरमेंट की इलिसिटेशन की. इलिसिटेशन कैसे की? हम जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे या जो सिस्टम यूजर्स थे हमारे, मतलब लाइब्रेरियन हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर्स एटसेट्रा, हमने उन सब से मिलकर उनके ब्रीफ इंटरव्यूज या उनसे कोई क्वेश्चनर्स फिल करवा के या क्यूए सेशंस करके तो हमने ये सारी रिक्वायरमेंट्स इलिसिट की. उसके बाद हमने उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में स्पेसिफाई कर दिया. उससे हमें यूजर और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, दो तरह की रिक्वायरमेंट्स मिलती है, एक जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स है और एक जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है. यूजर की रिक्वायरमेंट हो सकती है जी कि बुक इशू हो, ये हो, वो हो, फलां. सिस्टम रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि जब एक बुक इशू की गई है तो उसका बैक एंड पे जो है वो उसी तरह से डीबी में कुछ चेंजेस आ रही हो या उसी तरह से उसका स्टॉक मेंटेन हो रहा हो, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ से हमारे पास इन सबको मिला के हमारे पास निकलता है जी एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. ये मेन डॉक्यूमेंट होता है. इस डॉक्यूमेंट की बेस पे बेसिकली हमारा जो हमारे क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं वो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की बेस पे होते हैं. ये डॉक्यूमेंट एनलिस्ट करता है हमारी तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स, उनकी प्रियोरिटीज, वो यूजर रिक्वायरमेंट है, वो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, वो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, वो कौन सी टाइप की रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में हम देख रहे होते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट जो है ये वैलिड भी है, मतलब क्या फिजिबल है, क्या ये रिक्वायरमेंट टेस्टेबल है, मतलब सो ऑन. हम ये देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की है, इज इट अ वैलिड रिक्वायरमेंट और नॉट. अच्छा, ये वैलिडिटी में बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैंने पहले बोला कि क्या फिजिबल है या नहीं, क्या ये टेस्टेबल है या नहीं, और क्या ये एम्बिगुअस तो नहीं है और अंडरस्टैंडेबल है या नहीं. मतलब इस तरह की जितने भी हम एक रिक्वायरमेंट को जो है वैल्यूएट कर रहे होते हैं कि क्या ये एक्चुअल सेंस में हम तक पहुंची भी है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि क्लाइंट कुछ और चाहता था और जो है वो डिड्यूस कुछ और कर लिया गया और स्पेसिफाई कुछ और कर दिया गया और सो. अच्छा, इन्हीं रिक्वायरमेंट से इलिसिटेशन और एनालिसिस जो हम स्टेक होल्डर से अपना इंटरव्यूज या क्यूएस के थ्रू हम कर रहे हैं, उससे ना सिर्फ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हमारे सामने आती है बल्कि एक डिटेल्ड सिस्टम डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास मिल जाती है हमें, जो कि बता रही होती है कि व्हाट सिस्टम शुड डू और व्हाट अ सिस्टम विल बी एबल टू डू इन द फ्यूचर. तो ये हमारे पास सब कुछ मिलके सिस्टम की डिस्क्रिप्शन, यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स जो कि उनकी वैलिडिटी, ये मिलके हमारे पास एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाती है.
वंस अगेन यही जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है इसकी बेस पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं विद आवर क्लाइंट्स. The process of establishing what services are required and the constraints on the system's operation and development also called the requirement engineering process. और जो requirement engineering का process है वो basically इसी software specification का एक हिस्सा है. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के जी डिफरेंट आगे उसके मतलब कुछ फेजेस हैं. फॉर एग्जांपल फिजिबिलिटी स्टडी है जो कि हमारे पास ऑप्शनल है, मतलब समटाइम्स वी डू द फिजिबिलिटी स्टडी, समटाइम्स वी डोंट. फिजिबिलिटी स्टडी का मेन पर्पस ये है, हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि इज इट टेक्निकली एंड फाइनेंशियली फिजिबल टू बिल्ड द सिस्टम. क्या ऐसा एक सिस्टम बनाना टेक्निकली और फाइनेंशियली पॉसिबल भी है या नहीं, और इज इट नॉट. फॉर एग्जांपल अगर विद द करंट इरा ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विद द करंट रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी अगर आपसे ये कहा जाता है कि बिल्ड अ रॉकेट दैट ऑपरेट्स ऑन वाटर इंस्टेड ऑफ द क्रूड ऑयल, so is it possible given the current resources and given the current research and etc. तो is it possible or not. तो एक इस तरह की फिजिबिलिटी है. और एक फिजिबिलिटी ये है कि जी क्या जो गिवन रिसोर्स हैं या जो गिवन हमारे पास जो टाइम है क्या उसमें ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं. फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर दें विद इन 5 minutes. So is it feasible in 5 minutes, or is it feasible in 3 months or 1 year or 5 years or 10 or whatever. तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम टेक्नोलॉजी भी देख रहे होते हैं, हम कॉस्ट भी देख रहे होते हैं, हम रिसोर्सेज भी देख रहे होते हैं, हम टाइम भी देख रहे होते हैं. मतलब वी जस्ट ट्राई टू वैल्यूएट के गिवन ऑल दी कॉन्स्ट्रेंट्स एंड एवरीथिंग क्या ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना जो है ये फिजिबल है या नहीं है. देन हमारे पास है जी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस. तो इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि व्हाट डू द सिस्टम स्टेक होल्डर्स रिक्वायर और एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिस्टम. अच्छा, स्टेक होल्डर्स वो हैं जो वन वे और द अदर सिस्टम पे कोई ना कोई उनका इम्पैक्ट होता है, कोई ना कोई इफेक्ट रखते हैं वो सिस्टम पे. अब ये स्टेक होल्डर में आपका क्लाइंट भी होता है, आपकी टीम भी होती है, आपके एंड यूजर भी होता है, आपके कंपेटिटर, मतलब एवरीथिंग, एवरीवन एज अ स्टेक होल्डर. तो आप उनको देख रहे होते हो कि व्हाट एक्चुअली डू दे वांट और एक्सपेक्ट फ्रॉम द सिस्टम टू डू. अच्छा, ये ऑप्शनल नहीं है, ये हम करते हैं क्योंकि ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में का तो है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट जो पीछे हमने सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन देखा ये उसका पार्ट भी है. तो बिफोर diving into the development or design of any system, we need to do the elicitation and analysis. So then the requirement specification में हम define कर रहे होते हैं जी requirements को in much detail. कि कौन फॉर एग्जांपल लॉगिन करना है तो क्या ईमेल और पासवर्ड के साथ करना है या आईडी और पासवर्ड के साथ करना है या बोथ ऑप्शंस, मतलब किस तरह से कौन से क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड होंगे एक एम्प्लॉय के लॉगिन के लिए, कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी एक बुक इशू करने के लिए, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे बुक इशू करने के लिए और समथिंग लाइक दैट. यू और इसमें हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये वाली यूजर रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, एटसेट्रा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं. सो वी कैटेगराइज ऑल द रिक्वायरमेंट्स और हम उनको उन कैटेगरीज में डिफाइन कर रहे होते हैं. देन वी हैव रिक्वायरमेंट वैलिडेशन. रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में हम देख रहे होते हैं वी आर बेसिकली चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स. Requirements analysis continues during definition and specification, and new requirements come to light throughout the process. Therefore, the activities of the analysis and specification are overlapping. So basically ये four phases हैं हमारे पास, जिनमें से the first one is optional and the remaining three are must to do. Let's go ahead. The second phase was software design and implementation. It was the second activity. The process of converting the system specification into an executable system. मतलब हमारे पास एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ गई, एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ गई कि सिस्टम में ये होगा एक्सेट्रा सब कुछ आ गया. अब उसको हमने इस फॉर्म में लेके जाना है कि वो एग्जीक्यूटेबल हो, वो यूजेबल हो, उसको हमारा कोई यूजर यूज कर सके. तो उसके दो स्टेप्स हैं जी. हम पहले उसको डिजाइन करते हैं, वी फर्स्ट डू द डिजाइनिंग, and the second one is implementation. So the process of converting the system specification into an executable system is basically software design and implementation. तो जो प्रोसेस है कन्वर्टिंग का उसके दो स्टेप्स हैं या उसके दो फेजेस हैं. द फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर डिजाइन, जिसमें हम डिजाइन कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर को जो कि जो स्पेसिफिकेशंस हमने लिस्ट किए हैं जो उनके अकॉर्डिंगली जो डिजाइन हम बनाते हैं.
देन इम्प्लीमेंटेशन में हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में या किसी कोड में या समथिंग लाइक राइट। तो ये हमारे पास सेकंड एक्टिविटी थी जी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारे पास कुछ है जी इसकी जनरल मॉडल है जी ये डिज़ाइन प्रोसेस का। तो हमारे पास कुछ डिज़ाइन इनपुट्स हैं, जैसे हमारे पास प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन है कि इस प्लेटफॉर्म पे हमने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट है सारी। हमारे पास सर्टेन डेटा डिस्क्रिप्शंस हैं कि एम्प्लॉय का नेम होगा, आईडी होगी, जेंडर होगा, एनआईसी होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारे पास सारी की सारी जो है उसकी डेटा डिस्क्रिप्शंस है। इनसे हम डिज़ाइन करते हैं अपनी डिज़ाइन एक्टिविटीज़। वो हमारे पास होती है जी, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है, इंटरफेस है, डेटाबेस है और कंपोनेंट सिलेक्शन एंड डिज़ाइन है। अब जो हमारे पास है जी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, it is where you identify the overall structure in architectural design of the system. So we try to identify कि complete हमारे सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या होंगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कभी कभी सब सिस्टम्स भी हो सकते हैं या मॉड्यूल्स आप कह लें एक सिस्टम के, वो कौन से होंगे। और ये जो मॉड्यूल्स हैं या ये जो सब कंपोनेंट्स हैं या ये जो सब सिस्टम्स हैं, इनका एक दूसरे में रिलेशनशिप क्या है और इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। ये पर्टिकुलर मॉड्यूल में कौन कौन से फीचर्स होंगे, इस मॉड्यूल में कौन कौन से फीचर्स होंगे और किस तरह एक फीचर जो है वो दूसरे फीचर पे उसको इम्पैक्ट करेगा या उसका उस पर दूसरे पे इफेक्ट क्या होगा। तो ये सारा काम हम आर्किटेक्चरल डिजाइन में कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरफेस डिजाइन। इंटरफेस डिजाइन में हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि इंटरफेसेस क्या होंगे। जो यहाँ पे हमने सिस्टम कंपोनेंट्स या जो सब सिस्टम्स डिफाइन किए थे, उनके दरमियान इंटरफेसेस क्या होंगे, वो किस तरह बेसिकली रिलेट होगा उनका। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंपोनेंट सिलेक्शन एंड डिजाइन। इसमें हम एक सिस्टम कंपोनेंट लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वी सिलेक्ट वन सिस्टम कंपोनेंट और सब सिस्टम और मॉड्यूल, और हम उसको डिजाइन करते हैं और हम देखते हैं कि ये मॉड्यूल जो है ये इंडिपेंडेंटली किस तरह से ऑपरेट करेगा। तो ये काम हम हर जो कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास बना होता है, हम हर एक कंपोनेंट के लिए वन बाय वन ये काम कर रहे होते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स ये डेटाबेस डिज़ाइन। इसमें हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि जी सिस्टम के डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे और वो किस तरह से डेटाबेस में प्रेजेंट किए जाएंगे। तो वंस ये सारी डिज़ाइन एक्टिविटीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएं, तो उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट आती है जी, जो डिज़ाइन प्रोसेस की आउटपुट है, उसमें हमारे पास सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है जी कंप्लीट, हमारे पास डेटाबेस का डिज़ाइन मौजूद होता है, हमारे पास इंटरफेस की स्पेसिफिकेशन होती है। बाय इंटरफेस स्पेसिफिकेशन मीन के हमें पता होता है कि ये इंटरफेस जो है ये इन दो कंपोनेंट्स के इन दो कंपोनेंट्स को रिलेट कर रहा है और इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं। एंड वी हैव दी कंपोनेंट डिस्क्रिप्शंस। मैं कंपोनेंट डिस्क्रिप्शंस में मीन के हमारे पास मॉड्यूल्स की डिस्क्रिप्शंस हैं या एक सिस्टम के सब सिस्टम्स के डिस्क्रिप्शंस हैं या उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिस्क्रिप्शंस मौजूद है। वी नो कि ये कंपोनेंट किस चीज़ के लिए, किस काम के लिए या किस टास्क के लिए या किस माइलस्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डिज़ाइन इनपुट्स, डिज़ाइन एक्टिविटीज़ एंड देन वी हैव डिज़ाइन आउटपुट्स। तो ये डिज़ाइन एक्टिविटीज़ वही वाली एक्टिविटीज़ हैं जी जो पहले हमने डिस्कस की हैं, आर्किटेक्चर, इंटरफेस, कंपोनेंट एंड डेटाबेस। नेक्स्ट चलते हैं जी डिज़ाइन मेथड्स। तो हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइन मेथड्स हैं। Systematic approach to developing a software design. The design is usually documented as a set of graphical models, मतलब different diagrams हो सकती हैं, data flow models हो सकते हैं, class diagrams हो सकती हैं, domain models हो सकते हैं, ER diagrams हो सकती हैं। ER basically databases की बनती है, उसमें tables और primary keys और secondary ये सब कुछ होते हैं। Structural models हो सकते हैं, object models हो सकते हैं, state machines हो सकती हैं। ये बेसिकली ये तमाम की तमाम वो डायग्राम्स हैं जो किसी ना किसी तरह वन वे और दी अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम को बता रही है कि वो किस तरह से बेसिकली उसका डिज़ाइन, उसका उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनका फ्लो क्या है, वो किस तरह से ऑपरेट करेंगे, ये सारी चीज़ें। अगर आपको इन डायग्राम्स का आइडिया नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप में सबको होपफुली फ्लो चार्ट्स का आइडिया ज़रूर होगा। तो फ्लो चार्ट भी बेसिकली आप जब एक कैलकुलेटर के एक फ्लो चार्ट बनाते हो तो उसमें आप सिस्टम को उसका उसको यही उसके ऑपरेशन ही बताने की कोशिश कर रहे होते हो कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इनपुट आएगी, ये प्रोसेस होगा, ये आउटपुट होगी, ये कंडीशन होगी, ये हो इफ यस तो ये, नो तो एल्स, एटसेट्रा। सो यू ट्राई टू डिफाइन अ
होल मॉडल ऑफ अ सिस्टम। तो ये वही है, तो वो सिस्टमैटिक अप्रोचेस भी हैं और सम अदर अप्रोचेस आर देयर एज वेल। और ये तमाम के तमाम मोस्टली जो है ये ग्राफिकल मॉडल्स होते हैं कि जिनकी कुछ नोटेशंस होती हैं, जिनको बेस पे आप एक मॉडल बनाते हो और उस नोटेशन को कोई भी देखता है फ्रॉम एनीवेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अगर वो डिजाइनिंग से वाकिफ है तो ही विल अंडरस्टैंड व्हाट द सिस्टम is supposed to do or how your system is designed. Programming and debugging. अच्छा, प्रोग्रामिंग एंड डिबगिंग, वी डू पर्टिकुलर प्रोग्राम, हमने एक कोड स्निपेट लिखा लाइक 10 to 20 लाइंस का। अब हम उसको डीबग करते हैं। डीबगिंग की रीज़न ये होती है, हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है ये बेसिकली कि कौन-कौन से स्टेप पे ये किस-किस तरह से काम कर रहा है। और मोस्टली हम डिबगिंग कर रहे होते हैं जब हमें कोई एरर इनकाउंटर होता है, तो हम उसको लोकेट करने के लिए कि बेसिकली वो कौन-सी लाइन ऑफ कोड थी जहाँ पे हमारे सिस्टम में जो है वो रोंग बिहेव किया, या जहाँ पे हमारा सिस्टम जो था वो एक्चुअल जो उसका फ्लो था उससे डेविएट कर गया था, तो उसके लिए हम डीबगिंग करते हैं। अच्छा, ट्रांसलेटिंग अ डिज़ाइन इनटू अ प्रोग्राम एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम दैट प्रोग्राम। हमारे पास एक डिज़ाइन था, हमने उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट किया, प्रोग्राम को चलाया, कोई एरर था या जो भी व्हाटएवर, तो उसको रिमूव करने के लिए हमने उसकी डीबगिंग की, वी लोकेट द एरर, उसकी रिपेयर डिज़ाइन की, उसको रिपेयर किया और फिर से दोबारा उसको टेस्ट करने लगे। अच्छा, प्रोग्रामिंग जो है ये एक पर्सनल एक्टिविटी है। देयर इज नो जेनेरिक प्रोग्रामिंग प्रोसेस। हर बंदा अपने अकॉर्डिंगली अपने अपने डिफरेंट स्टाइल से, अपने डिफरेंट स्वैग से वो प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। प्रोग्रामिंग कैरी आउट सम प्रोग्राम टेस्टिंग to discover faults in the program and remove these faults in the debugging process as well. So ये हमारे पास प्रोग्रामिंग एंड डिबगिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में जी सिस्टम टेस्टिंग इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन of the system with test cases that are derived from the specification of the real data to be processed by the system. For example, software validation जो है ये verification and validation is intended to show that a system conforms to its specification and meets the requirement of the system customer. तो example ये हो सकती है कि एक आपकी system की requirement थी जी के given a particular ID and a password, अगर बोथ करेक्ट है तो यूजर जो है वो लॉगिन हो जाना चाहिए। तो हम एक आईडी और एक पासवर्ड देकर देखते हैं कि क्या यूजर लॉगिन होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो कितने टाइम में लॉगिन होता है, एक्सेट्रा। सो वी डू द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। So testing is all about the V and V activity. By V and V activity we mean verification and validation. अच्छा, इसमें चेकिंग एंड रिव्यूइंग दी प्रोसेसेस एंड द सिस्टम टेस्टिंग एटसेट्रा। अच्छा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस क्या है। आया बहुत दोनों सेम एक्टिविटीज़ हैं और या दोनों डिफरेंट हैं, तो डिफरेंस क्या है। तो वेरिफिकेशन जो है बेसिकली is the testing that your product meets the specifications or requirements that you have written। मतलब जो आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाया था और आपने उसमें एक लिस्ट डाउन की थी एक नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कि आपका सिस्टम उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है कि नहीं करता, दिस इज वेरिफिकेशन। वैलिडेशन में हम ये कहते हैं कि आपका जो एक सिस्टम है, हाउ वेल द सिस्टम इज एड्रेसिंग द बिजनेस नीड्स दैट कोज्ड यू टू राइट दोज रिक्वायरमेंट्स। जिन पर्टिकुलर बिजनेस नीड्स के लिए आपने ये सिस्टम लिखा था, बनाया था, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आपने बुक्स इशू और रिटर्न्स और इन चीज़ों के लिए बनाया था, तो ये उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को किस हद तक जो है वो मीट कर रहा है। तो वेरिफिकेशन आप इसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कह सकते हैं, कि एक्सेप्टेंस मतलब क्लाइंट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है या नहीं है एक्सेट्रा। तो सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में हम वी एंड वी एक्टिविटीज़ को लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी टेस्टिंग फेजेस है हमारे पास। तो टेस्टिंग फेजेस में वही जो हमने शुरू में भी आपको याद होगा, तो मैंने आपसे कहा था कि वी हैव राइट नाउ 3 स्टेजेस: यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। अब यहाँ पे हम बात थोड़ी सी आगे लेंगे, हम कहते हैं वी हैव कंपोनेंट टेस्टिंग, मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हमने टेस्ट किया और फिर उन कंपोनेंट्स को मिला के जो एक सिस्टम बना हमने उसको टेस्ट किया। फिर हमने देखा कि क्या कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या कस्टमर मतलब कस्टमर एंड पे जो कस्टमर ने वो सिस्टम चला के उसको टेस्ट किया तो कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद द सिस्टम और नॉट। तो हमने वो वाली टेस्टिंग की, एंड इट कीप ऑन गोज ऑन इन अ लूप। नेक्स्ट ये टेस्टिंग फेजेस इन प्लान ड्रिवन सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हमारे पास ये डिफरेंट फेजेस हैं। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, उसके बाद सिस्टम स्पेसिफिकेशन हमारे पास आती है, फिर हम डिज़ाइन करते हैं, फिर हम कंपोनेंट डिज़ाइन, फिर हम उसको कोड करके टेस्ट करते हैं,
सब सिस्टम की इंटीग्रेशन करते हैं, फिर सिस्टम की इंटीग्रेशन और टेस्ट करते हैं, फिर कस्टमर टेस्ट करता है और फिर एट द एंड हमारी सर्विस बनती है। तो ये एक बेसिकली है, ये वही वाले फेजेस ही हैं जो हमने पहले किए हैं, बस अब हमने उनको ज़रा मज़ीद जो है वो ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। पहले हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बाद सीधा कहते थे डिज़ाइन कर दिया। अब हमने कहा नहीं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होगी, वहाँ से हमने सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस लिख दी और सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस हमने सिस्टम डिज़ाइन किया। सिस्टम डिज़ाइन कहाँ से, कंपोनेंट डिज़ाइन, कंपोनेंट को कोड किया, फिर उनको टेस्ट किया, फिर यूनिट टेस्टिंग की, फिर इंटीग्रेशन की, फिर सब सिस्टम इंटीग्रेशन की, फिर सिस्टम इंटीग्रेशन की और फिर एट द एंड हमने कस्टमर से टेस्टिंग करवाई और व्हेन एवरीथिंग गोज़ वेल अकॉर्डिंग टू द प्लान, तो फिर हमारे पास एक जो थी एट द एंड हमारे पास एक कंप्लीट सर्विस जो थी वो रेडी थी। Software evolution. Software is inherently flexible and inevitably can change. तो बिजनेसेस जो हैं वो चेंज करते हैं जी, और जब बिजनेस एक चेंज होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती हैं, स्पेशली जो न्यू बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा उनमें चेंज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बिजनेस चेंजेस लीड टू न्यू एंड चेंज्ड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, न्यू टेक्नोलॉजीज ओपन अप न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर इम्प्रूविंग इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जांपल आज से कुछ अर्सा पहले तक आपकी मोस्ट जितनी भी चीज़ें थी वो वेबसाइट्स पे चल रही थी, लेकिन अब एंड्रॉयड आ गया, आईओएस एक्सेट्रा। तो अब जो है वो हर एप्लीकेशन जो है वो ऑलमोस्ट अपना वेब वर्जन भी बनाती है और आईओएस वर्जन भी बनाती है। देन प्लेटफॉर्म पोर्टेबिलिटी, वंस अगेन वही चेंजिंग प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर एप्लीकेशन चेंजेस, तो एप्लीकेशन चेंजेस भी आ गए। अच्छा, एक और एग्जांपल भी हो सकती है कि प्लेटफॉर्म पोर्टेबिलिटी में तो ये बहुत फिट बैठती है एग्जांपल एंड्रॉयड की और वेबसाइट्स की। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में एक और एग्जांपल बहुत अच्छी बैठती है कि फॉर एग्जांपल आज से पहले आपकी अटेंडेंस हो रही थी जी, टीचर मैनुअली अटेंडेंस कॉल करता है एक स्टूडेंट की, या एम्प्लॉयज आते हैं वो मैनुअली किसी एक रजिस्टर पे जाके अपना नेम और आगे डेट लिख के साइन कर देते हैं। तो दिस वाज वन मैनुअल अप्रोच। उसके बाद सिस्टम आ गया जी, सिस्टम में जाके वो अपनी अटेंडेंस अप कर रहे थे। अब बायोमेट्रिक्स आ गए, अब आप सिंपली जाते हैं अपना थंब जो है वो उससे प्रिंट से आप अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं, या इवन कैमरास लग गए हैं, वो सिंपल आपका फेस डिटेक्ट करते हैं और आपकी वो अटेंडेंस मार्क कर दें। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे आपकी जो है वो नीड्स चेंज होती जा रही है और सिस्टम जो है वो इवॉल्व करता जा रहा है। ये सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन का जी प्रोसेस है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स आपने डिफाइन की, फिर आपने देखा एग्जिस्टिंग सिस्टम में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं इस टाइम पे, उससे आपने सिस्टम का जो चेंज था वो प्रपोज किया, सिस्टम को मॉडिफाई किया और एक नया सिस्टम बन गया। एक जब नया सिस्टम आपके पास बन गया, आपने दोबारा वो चला गया, आपका न्यू सिस्टम जो था वो एग्जिस्टिंग सिस्टम वहाँ चला गया, आपने दोबारा वो अगेन एंड अगेन आप ये प्रोसेस चला सकते हैं जब तक आपका सॉफ्टवेयर का शेल्फ लाइफ, जब तक आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम की है तब, या जब तक उसका एसटीएलसी चल रहा है तब तक आप एवोल्यूशन का ये प्रोसेस कंटिन्यू रख सकते हैं। सो यू कीप ऑन डिफाइनिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड यू कीप ऑन एक्सेसिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और यू कीप ऑन प्रपोजिंग सम न्यू पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स, या आपको क्लाइंट से आ जाती है, या आपकी बिजनेस चेंज हो गया, या प्लेटफॉर्म या टेक्नो वट एवर द टाइप ऑफ द चेंजेस। तो जब जब वो चेंज आता है आप उस चेंज को लेते हो, आप उसको हैंडल करते हो, आप उसको कंप्लीट मैप करते हो, सिस्टम को मॉडिफाई करते हो एंड यू रिलीज दी पर्टिकुलर सिस्टम। तो ये था जी आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा जी, वी हैव सीन 4 मेन फेजेस, जो हम बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से इन 4 फेजेस को हम बार-बार वन वे और द अदर हम इनको देखते आ रहे हैं कि ये 4 फेजेस हैं जी जो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में होते हैं। द स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, वैलिडेशन एंड देन द एवोल्यूशन। और आज इन चारों की हमने जो है वो एक्टिविटीज़ देखी कि इन चारों में इन डेप्थ, मतलब एक और लेवल हम नीचे चले गए हैं, इन डेप्थ चले गए हैं कि मज़ीद वन मोर लेवल अगर हम इन डेप्थ चाहते हैं तो इनके इन पर्टिकुलर फेजेस के इनसाइड कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। तो आज के लेक्चर में हमने उन एक्टिविटीज़ को देखा है जी। तो होप दिस लेक्चर हैज़ हेल्प्ड यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू कमेंट देम बिलो। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, हैव अ गुड डे।